हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम छठी क्लास का इतिहास का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि इतिहास के जो महानतम राजाएं थे। ठीक है, इतिहास में बहुत सारे महान राजा हुए हैं, उनमें से एक अशोक। ठीक है, अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो दे रखा है ना शेरों वाला शीर्ष, ये अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। ठीक है, इससे पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। यानी कि जो अभिलेख लिखवाने जो शुरू करे थे, हम ये जाने कि उन्होंने अभिलेखों में क्या लिखवाया। उससे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो किताब है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। ठीक है, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने वाले मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। देखिए ये जो मैप है, ये उस समय के प्रमुख नगर, ठीक है, जिनसे ये वो नगर है जहाँ से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसमें देखिए मेरठ देख रखा है, टोपरा देख रखा है, सारनाथ है, गुज्जर है। ठीक है, ये कलिंग है, जो आज का हमारा जो उड़ीसा है उसको हम पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। जो राज्य है वो राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। ठीक है, चूंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि देखिए जो भी जितना भी बड़ा राज्य होगा ना, उसकी रक्षा के लिए सेना की भी उतनी ज़्यादा जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत थी। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यानी कि जो पाटलिपुत्र था उसके आसपास के जो एरिया थे उन पे जो राजा था उसका सीधा ही कंट्रोल था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, और जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। यानी कि कुछ एरिया थे जिन पर राजा ने कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे कि वो वहाँ से कर इकट्ठा करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति राजा के आदेशों को कहना नहीं मानता था तो उनको अधिकारी सजा भी देते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते हैं उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए
और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यानी कि जो इनकी किताब है अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि जो उत्तर पश्चिम वाला जो रास्ता था वहाँ से वो रास्ता कंबल के लिए प्रसिद्ध था, और जो दक्षिण भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी वस्तुएं वो लाकर उन्हें दें। लेकिन नजराना क्या है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। यानी कि नजराने का मतलब एक जैसे हम गिफ्ट समझ सके कि वहाँ पे जो गिफ्ट है वो लोगों को जब मन करता था उनको अपनी इच्छा से वो राजा को वो नजराने के रूप में दे देते थे। ठीक है, देखिए इसमें राजधानी में सम्राट जो मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज के बारे में बहुत पूछा जाता है। जो मैगस्थनीज था ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अशोक एक अनोखा सम्राट मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, यानी कि देखिए मौर्य वंश जो अशोक था, अशोक मौर्य वंश का राजा था। सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो अशोक था। ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो इनके दादा थे। ठीक है, वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, यानी कि देखिए अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी बातों को, अपने संदेशों को लोगों तक अभिलेखों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करी थी। ठीक है, और इसके जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आज का जो हमारा उड़ीसा है, प्राचीन काल में इसका नाम कलिंग था। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि उन्होंने कलिंग को जीतने के लिए, कलिंग को अपने कब्जे में करने के लिए उन्होंने एक युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध में इतनी हिंसा हुई थी, इतना खून खराबा हुआ था कि उसे देखकर जो अशोक का जो मन है ना वो विचलित हो गया, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज़ है कि जो अशोक था ना, अशोक ने ये कभी नहीं कहा कि आपको किसी देवता की पूजा करनी या कोई कर्म कांड करना है। ठीक है, उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ठीक है, जो अशोक थे, अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा दे सकें। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ के सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो अशोक ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी पुत्री को और अपने पुत्र दोनों को श्रीलंका भेजा था। उन्होंने सड़कें खुदवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ठीक है, देखिए ये दे रखा है कि अशोक का अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश था। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं।
ठीक है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए अशोक ने अपनी प्रजा के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया था कि जो आप कर्म कांड कर रहे हैं वो कर्म कांड नहीं करिए, बल्कि आप जो आपके नौकर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, सभी जीवों पर दया करिए, जो ब्राह्मण हैं और जो श्रमण उनको दान दीजिए। ठीक है। और ना ही अपने धर्म की निंदा कीजिए और न ही दूसरे के धर्म की आप निंदा कीजिए। अगर आप किसी दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं तो आप अपने धर्म को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमें दूसरे की बातों को, दूसरे के विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे आज के चैप्टर में था। हम आपसे नेक्स्ट इसमें मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।